इस नौजवान को रोकने की हिम्मत कौन करेगा? डिब्बे के अंदर से एक अपेक्षाकृत युवा आवाज सुनाई दी। पिछली तेज आवाज से स्पष्ट था कि अचानक रुकने के कारण आवाज करने वाला व्यक्ति दीवार या फर्श पर जा गिरा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और काले बालों और आंखों वाला एक युवक बाहर निकला। उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसकी सबसे खास बात उसकी लंबाई थी। यह आदमी तो बहुत छोटा है। अगर डेमियन को अंदाजा लगाना होता तो वह कहता कि उसके सामने खड़ा आदमी ज्यादा से ज्यादा 5 फुट 2 इंच का होगा। शायद वह इससे भी छोटा हो। तुम्हें मुझे घूरने की इजाजत किसने दी? डेमियन पर नजर पड़ते ही उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। क्या ये किसी युवा मालिक की आम समस्या है या इस व्यक्ति में नेपोलियन कॉम्प्लेक्स है? फिर भी डेमियन चुप रहा। उसने पहले स्थिति का जायजा लिया और कोई कदम नहीं उठाया। वह अभी इस दुनिया में नया था, इसलिए कोई भी मूर्खतापूर्ण काम करना उसके लिए ठीक नहीं था। खैर, अगर मुझे कुछ समर्थन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। डेमियन की प्रतिक्रिया न मिलने से वह युवक और भी क्रोधित हो गया, लेकिन अचानक उसकी आंखों में ज्ञान की चमक आ गई। ओह, मैं समझ गया। तुम जरूर किसी देहाती होगे। मेरा नाम वांग मिंग है। अब जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो ताकि मैं अपना दिन का काम शुरू कर सकूं। पूरी स्थिति काफी हास्यास्पद थी। डेमियन जिस तरह के सामान्य युवा मालिक के साथ बातचीत की उम्मीद कर रहा था, उसके बजाय उसकी मुलाकात एक मसखरे से हुई थी। शायद मुझे सचमुच घुटने टेक देने चाहिए। शायद ऐसा करने से ही हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। डेमियन की बातों का मतलब समझ आने पर भीड़ में हल्की हल्की हंसी फैलने लगी। दुर्भाग्य से वांग मिंग बुद्धि के मामले में भी कमजोर प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे जैसे निकम्मे से यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है कि कब घुटने टेकने हैं। भीड़ में सुनी बातों को याद करते हुए डेमियन को जू कबीले की युवती पर दया आने लगी। अगर वह भी उतनी ही मूर्ख न हो तो इस लड़के से शादी करना किसी के लिए भी शर्मनाक होगा। इस बातचीत से निराश होकर डेमियन ने ज़ारा को जाने के लिए कहा। बच्चे, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि इसमें मजा ही नहीं आएगा, इसलिए अगली बार किसी बेहतर साथी के साथ आना। लेकिन वांग मिंग स्वाभाविक रूप से संतुष्ट नहीं था। क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी थी? बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ पीछे खींचा और आगे की ओर मुक्का मारा, जिससे आग की लपटों से बना एक विशालकाय अजगर डेमियन की ओर बढ़ गया। ये बच्चा तो बस दूसरी कक्षा का छात्र है और फिर भी इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत रखता है। क्या इसे ही कहते हैं कि आंखें तो हैं पर देख नहीं सकते? डेमियन ने सोचा। फिर भी वह अपमान सहने वालों में से नहीं था। चूंकि वांग मिंग अपमानित होना चाहता था, इसलिए डेमियन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उस अग्नि ड्रैगन की अनदेखी करते हुए, जो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, भले ही वह बस वहीं खड़ा रहता और उसे खुद पर हमला करने देता, डेमियन ने वांग मिंग की ओर उंगली उठाए। तो चलिए यही करते हैं। अपनी उंगली को थोड़ा नीचे करते हुए डेमियन ने अपना निशाना साधा और फिर बिजली की 2 केंद्रित किरणें छोड़ी। परिणाम देखे बिना ही वो मुड़ा और शहर की ओर चल पड़ा। जाते समय उसने तांगा चालक पर एक हल्की सी नजर डाली। वांग मिंग की पिछली कार्रवाई के कारण कतार पहले ही अलग हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, डेमियन ने अपने पीछे से एक तीखी चीख सुनी, जिसके बाद भीड़ की दबी हुई हंसी सुनाई दी। वांग मिंग की कमर के नीचे के सारे कपड़े जलकर राख हो गए थे, जिससे उसका निचला शरीर दिख रहा था। उसके गुप्तांग का दिखना ही वह दृश्य था जिसने भीड़ को हंसा दिया। वांग मिंग लगातार हास्यप्रद भूमिका निभाते रहे, वहीं गाड़ी का चालक रुचि से डेमियन की दूर जाती पीठ को देखता रहा। दूसरे युवा मालिक को परिपक्व होने की जरूरत है, इसलिए इस तरह की बातचीत आवश्यक है। हालांकि जब पहले युवा मालिक को इसके बारे में पता चलेगा तो वह खुश नहीं होंगे। बिजली गिरने से पहले ही वह डेमियन के इरादे को भांप चुका था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। डेमियन भी इस बात से वाकिफ था, क्योंकि बूढ़े आदमी की आभा छिपाने की क्षमता उसकी आंखों को धोखा नहीं दे सकी। उस नौजवान की प्रतिभा कम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि पहले युवा मास्टर को कोई प्रतिद्वंद्वी भी मिल जाए। एक भी शब्द बोले बिना बूढ़े ड्राइवर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके वांग मिंग के खुले पैरों को ढक दिया और उसे वापस गाड़ी में ले गया। जब वे शहर की ओर रवाना हुए तो वांग मिंग गुस्से से उबल रहा था। एक मामूली बदमाश इस नौजवान को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं उसे सबक सिखाने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा, कसम से। गुस्से से भरे अपने भाषण के दौरान उसे आखिरकार डेमियन के पहले के ताने का मतलब समझ में आया। धिक्कार है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी दीवार पर पटकी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसका पहला भाई उससे इसका हर्जाना वसूल करे। इसी बीच डेमियन उत्सुकता से शहर का जायजा ले रहा था।
यहाँ का वातावरण एपिरॉन के प्रमुख शहरों जैसे ऑरोरा की तरह ही चहल पहल भरा था, लेकिन कुछ ऐसा अलग था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। फिर भी यह उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि शहर में चल रही चर्चा उनके मौजूदा लक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाती थी। जल्दी करो, जल्दी करो, क्या तुमने नहीं सुना? सेलेस्टियल स्टार पैलेस में 3 दिन बाद शिष्यों की परीक्षा होने वाली है। सच में, जब मैं बड़ा होकर एक शक्तिशाली साधक बन जाऊंगा तब मैं इस संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। सपने देखना बंद करो। सेलेस्टियल स्टार पैलेस पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बेहतरीन संप्रदाय है। तुम उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हो? खैर, मैं ज़ैड हेवनली पैलेस में प्रवेश पाना चाहता हूँ। दूसरा स्थान मेरे लिए बहुत छोटा है। विभिन्न बातचीत सुनते हुए डेमियन इन सब की सटीक टाइमिंग को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्य सचमुच कोई चीज है? तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उस संप्रदाय के बारे में ठीक से शोध भी नहीं किया था। ठीक है, मेरे पास ऐसा करने के लिए 3 दिन है। साथ ही ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? डेमियन ये भूल गया था कि वह इस दुनिया में बेहद गरीब है। उसे पैसे की परवाह न करने की इतनी आदत हो गई थी कि वह ये भूल ही गया था कि यह संसाधन वास्तव में कितना आवश्यक है। अगले दिन उन्होंने होटल या सराय में जाने का समय भी नहीं निकाला, बल्कि अपना सारा समय उस संप्रदाय के बारे में जानकारी जुटाने में बिताया। हालांकि वे इसमें काफी हद तक असफल रहे, फिर भी उन्हें कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सेलेस्टियल स्टार पैलेस इन अवधारणाओं पर अत्यधिक केंद्रित था। यह न केवल एक ऐसा मार्शल संप्रदाय था जो आक्रमण कौशल पर ध्यान देता था, बल्कि भविष्यवाणियों में भी इसकी एक अनूठी विशेषज्ञता थी। डेमियन वैसे तो भविष्यवाणियों में पूरी तरह विश्वास नहीं करता था, लेकिन माना शक्ति के साथ कुछ भी संभव था। वह इसे यूं ही झूठ नहीं कह सकता था, खासकर तब जब इतना बड़ा संप्रदाय इसे प्राथमिकता देता हो। और तो और, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं है। वह गरीब था और उसे क्लाउड प्लेन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उसे ये भी पता चला कि यह संप्रदाय धर्मपरायण मार्ग में भी प्रतिष्ठित माना जाता है। इस प्रतिष्ठा को देखते हुए उसने इसमें शामिल होने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं समझी। उन्हें ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन समय के साथ इसका स्पष्ट संबंध था। और अपने पिछले ध्यान अभ्यासों से वे पहले से ही इस बात से अवगत थे कि स्थान और समय आपस में कितने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। शिष्य परीक्षाएं 60 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए खुली थीं, जो कि इस दुनिया में अपेक्षाकृत कम आयु थी। दुनिया में चौथी श्रेणी के प्राणियों की बड़ी संख्या को देखते हुए 1000 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह संप्रदाय अभी भी कुछ दिनों की यात्रा की दूरी पर था, इसलिए ये जानकारी मिलते ही वह तुरंत रवाना हो गया। मुफ्त आवास पाने का यह मौका मैं नहीं छोड़ सकता। खांसी, मेरा मतलब है अपने क्षितिज का विस्तार करना। एक भव्य पर्वत की ढलान पर बसा हुआ एक विशाल शहर था जिसमें दसियों हजार लोग रह सकते थे। इसके बुनियादी ढांचे में अलग अलग ऊंचाइयों के पैगोडा भरे हुए थे, जो सभी नीले और काले रंग की योजना का पालन करते थे। शहर के भीतर एक जैसे कपड़े पहने हुए विभिन्न लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। कुछ लोग क्लाउड प्लेन की भूमि में रोमांच के लिए निकल रहे थे और कुछ अपने घरों में रहकर खेती करना पसंद कर रहे थे। हालांकि ये शहर सिर्फ आधार था। पहाड़ की ढलान पर जो उसकी चोटी तक जाती थी, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और घरों की कतारें थीं, जिनमें से प्रत्येक नीचे स्थित शहर के एक या अनेक लोगों से संबंधित थी। और पर्वत की चोटी पर चमकदार काले रंग की सामग्री से बना एक भव्य महल था। इसके रंग संयोजन को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि यह उदास या भूतिया दिखेगा, लेकिन यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसके विपरीत ये रहस्यमय था। जो भी इसे देखता उसके मन में विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा पहाड़ एक विशालकाय दीवार से 2 हिस्सों में बटा हुआ हो, जिसकी रखवाली काले वस्त्र पहने हुए ये लोग कर रहे थे। और इस दीवार के बाहर हजारों साधक घात लगाकर बैठे थे। ये सेलेस्टियल स्टार सेक्ट का भव्य दृश्य था। इसकी संपूर्ण उपस्थिति, यहाँ तक कि जिस पर्वत पर यह स्थित था, वह भी अलौकिक था। यह देखने वालों को विशाल अंतरिक्ष और गहनता का एहसास कराता था। जब डेमियन उस संप्रदाय में पहुंचा तो वह उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। एपिरॉन के सबसे आलीशान इलाकों की तुलना में भी यह कहीं अधिक विशाल था। यह पर्वत स्वयं उस गॉडस्पार्क पर्वत से थोड़ा ही छोटा था जहां डेमियन गुप्त लोक में गया था। पूरी दुनिया के शीर्ष संगठनों में से एक के लिए भी क्या ये बहुत भव्य नहीं है? फिलहाल ज़ारा उसकी परछाई में लौट चुकी थी और डेमियन उत्सुक भीड़ के बीच इंतजार कर रहा था। उनकी उत्तेजना हवा में महसूस की जा सकती थी, यहाँ तक कि तीव्र भावनाओं के जमावड़े से ऊर्जा भी गूंज रही थी।
डेमियन को संप्रदाय तक पहुंचने में 2 दिन बीत चुके थे और वह कुछ ही घंटे पहले वहां पहुंचा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह आखिरी नहीं था। उसके धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए ही सैकड़ों साधक विभिन्न तरीकों से वहां पहुंच गए। इस साल की परीक्षा रोमांचक होने वाली है, एक गार्ड ने अपने दोस्त से कहा। सचमुच इस बार बड़े कुलों के कई प्रतिभाशाली लोग आए हैं। क्या आपने वह पृथ्वी ड्रैगन देखा जिस पर लॉन्ग कुल का युवा स्वामी आया था? जी हाँ, वो लॉन्ग चेन था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो लॉन्ग वंश के सबसे महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। लेकिन वो ज़ेड हेवनली पैलेस के बजाय यहाँ क्यों आया? लेकिन सिर्फ वही नहीं, बाय वंश से बाय रेन और यहाँ तक कि शी वंश की अद्भुत जुड़वा बहनें शी लिंग और शी मिंग भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सेलेस्टियल स्टार पैलेस के लिए यह वाकई एक सौभाग्यशाली वर्ष होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हमारे पास आ रहे हैं। शायद हम अंततः ज़ेड हेवनली पैलेस से शीर्ष संप्रदाय का स्थान छीन सकें। खैर, अभी से ही सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो लोग इसे कम आंकते हैं उनके लिए भाग्य क्या मोड़ ले सकता है, यह कोई नहीं जानता। आप सही कह रहे हैं बड़े भाई, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। डेमियन ने उनकी बातचीत को दिलचस्पी से सुना। लगता है कि संप्रदाय के भीतर मेरे लिए काफी प्रतिस्पर्धा होगी। अगर डेमियन को इस संप्रदाय में प्रवेश करने को लेकर किसी एक बात का डर था तो वह थी निष्क्रियता। इस नई दुनिया में आने का उसका पूरा मकसद रोमांच और साहसिक अनुभव पाना था, इसलिए अगर उसे यह नहीं मिला तो वह बेहद निराश होगा। विशेषकर वांग मिंग के साथ हुई पिछली मुलाकात के बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। भले ही यह कोई सीधा संघर्ष न हो, लेकिन वह कम से कम कुछ चुनौती तो चाहता था। शायद मुझे इस दुनिया में कोई सही प्रतिद्वंदी भी मिल जाए। इस विचार से उसे एपेरॉन में रहने वाले अपने दोस्त की याद आ गई, लेकिन उसने उस याद को झटक दिया। भले ही एथन में उचित प्रतिभा हो, एपेरॉन उसे निखारने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। शायद अगर वह विशाल ब्रह्मांड का अन्वेषण करे तो एथन भी इस मुकाम तक पहुंच सके। इस विचार ने डेमियन को सोचने पर मजबूर कर दिया। बादलों के तल तक की हमारी 7 महीने की यात्रा में हमें अन्य यात्री क्यों नहीं मिले? अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम कोई भी न होना उसके लिए अजीब था, या यूं कहें कि यह बिल्कुल असंभव था। भले ही वे उसकी तरह नंगे बदन अंतरिक्ष में न चल सकें, लेकिन ऐसे कई ग्रह अवश्य होंगे जो तकनीकी रूप से इतने उन्नत हों कि वे ऐसा कर सकें। नहीं, क्लाउड प्लेन में ऐसा करने की क्षमता है, इसलिए निश्चित रूप से अन्य दुनिया भी ऐसा कर सकती हैं। क्लाउड प्लेन एक वैज्ञानिक रूप से संचालित समाज भी नहीं था, और अगर वे उड़ने वाले खजानों का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्रा की खोज कर सकते थे तो अन्य लोग भी ऐसा कर सकते थे। युवा साधकों, स्वर्गीय तारा महल की शिष्य परीक्षा में आपका स्वागत है। एक बुलंद आवाज ने डेमियन के विचारों को भंग कर दिया। ऊपर देखते हुए उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को विशाल दीवारों के ऊपर हवा में तैरते हुए देखा। मेरा नाम मू चेन है, लेकिन आप मुझे एल्डर मू कह सकते हैं। मैं आज आपकी परीक्षा के बारे में समझाऊंगा। अब हजारों लोगों की भीड़ चुपचाप खड़ी थी और मू चेन को ध्यानपूर्वक देख रही थी। उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा दिव्य तारा महल एक विशाल शक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर किसी को स्वीकार कर लेते हैं। आज आप अपनी प्रतिभा, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करके हमारे बीच स्थान प्राप्त करेंगे। हमेशा की तरह हम केवल 1000 नए शिष्यों को ही स्वीकार करेंगे, इसलिए इस परीक्षा की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखें और अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहें कि आपको कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या अपनी जान भी गंवा सकते हैं। यही साधना जगत का स्वभाव है। शक्ति ही सर्वोपरि है। मुट्ठियों से ही अपनी बात कहो। जीतने वाला ही सही होता है और हारने वाले को आत्मघृणा में डूबना पड़ता है। यदि आप में से कोई इससे डरता है तो अभी जा सकता है। मू चेन की आवाज चारों ओर गूंज उठी। हालांकि उसके शब्द सुनने के बाद भी किसी ने मुंह नहीं मोड़ा। उसने जो कुछ भी कहा वो उनके लिए नया नहीं था, बल्कि वास्तव में ये वे नियम थे जिनका वे हर दिन पालन करते थे। डेमियन के लिए ये शब्द उसके अस्तित्व की गहराई में गूंज उठे। इसने उसे कालकोठरी में बिताए अपने दिनों की याद दिला दी। वह जंगल के कानून का सबसे आदिम रूप था। बल ही सर्वोपरि है। इस वाक्य ने ही उसके खून में जोश भर दिया। मू चेन के शब्दों के प्रभावशाली इरादे से प्रेरित होकर उसका भीतरी पशुवत रूप बेकाबू हो उठा। अगर डेमियन की मर्जी चलती तो वह अभी आसमान की ओर दहाड़ मारकर अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करता, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अभी हंगामा करने का समय नहीं था। वह बस बाकियों के साथ खड़ा रहा। उसकी आंखों में उत्साह की चमक फीकी नहीं पड़ी।
दरअसल उसके व्यक्तित्व में भी थोड़ा बदलाव आया और वह अधिक उग्र हो गया। उसके चारों ओर जमा भीड़ को थोड़ी जगह देनी पड़ी और कई प्रतिभाशाली लोगों का ध्यान क्षण भर के लिए उसकी ओर आकर्षित हो गया। भीड़ को देखते हुए मू चेन मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, आप सभी सच्चे साधकों की भावना रखते हैं। बिना खतरे के कोई इनाम नहीं। अब मैं आपको आज होने वाली परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता हूँ। शिष्य परीक्षा को 3 भागों में बांटा जाएगा। मू चेन ने अपने पिछले भाषण को जारी रखते हुए कहा, पहला भाग एक साधारण प्रतिभा परीक्षण होगा। निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। दूसरा भाग आपकी समझने की क्षमता का परीक्षण करेगा और अंतिम भाग के लिए आपको स्वयं ही पता लगाना होगा कि आप उस स्तर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो मू चेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जिसने उसके सामने मौजूद युवा साधकों के दिलों में एक अशुभ भावना पैदा कर दी। सबसे पहले ये टोकन ले लें। परीक्षा के दौरान इनका उपयोग आपकी पहचान के लिए किया जाएगा। यह कोई लंबी प्रक्रिया भी नहीं थी। मू चेन ने बड़ी मात्रा में टोकन को कैंडी की तरह हवा में उछाल दिया और ऐसा लगा जैसे बिना किसी हस्तक्षेप के वे प्रत्येक प्रतिभागी के हाथों में पहुंच गए। डेमियन ने अपना नंबर देखा जो 3416 था। शायद ये हमारे आने के क्रम के आधार पर निर्णय लेता है। याद रखना, ये परीक्षा केवल संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आपको संप्रदाय के किसी वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आप उनके शिष्य बन सकते हैं। ये सुनकर भीड़ में दबी दबी बातचीत शुरू हो गई। क्या हम सचमुच बुजुर्गों के शिष्य बन जाएंगे? अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव 10 गुना बढ़ गया है। डेमियन ने थोड़ी उलझन में इधर उधर देखा। क्या किसी बड़े का शिष्य होना इतना जरूरी था? लेकिन उसने तुरंत ही खुद को ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार सोचने के लिए फटकारा। मेलकम को अपना गुरु बनाने के बाद उनसे जो मदद मिली वह इतनी अपार थी कि उसका वर्णन करना लगभग असंभव था। उनकी बिजली की शक्ति में असाधारण सुधार हुआ था और उन्हें माना सर्किट की गहरी समझ प्राप्त हुई थी। डेमियन को नहीं लगता था कि उसके शरीर में समाहित अनंत प्रणाली के बिना वह अपनी साधना में इतना सफल हो पाता। इससे न केवल उसकी ऊर्जा पुनर्जनन दर और प्रतिक्रिया गति में वृद्धि हुई, बल्कि उसकी क्षमता भी इतनी बढ़ गई कि उससे वर्तमान में यह बढ़त प्राप्त है। इसे आंशिक कारण कहा जा सकता है कि तृतीय श्रेणी में आने के बाद भी वह अपने पद से ऊपर के स्तर के दुश्मनों से इतनी मजबूती से लड़ पाता था। आखिरकार इस श्रेणी में स्तर पिछली श्रेणियों की तुलना में कहीं अधिक भिन्न थे। ठीक है, मू चेन ने कहा, अब जब मैंने आपको ये स्पष्टीकरण दे दिया है तो परीक्षा शुरू करने का समय आ गया है। मैं पहले से ही कहना चाहता हूं कि आप में से जो भी हमारे महान संप्रदाय के नए बाहरी शिष्य बनेंगे, मैं आप सभी की समृद्धि की कामना करता हूं। उसके शब्द समाप्त होते ही मू चेन ने अपना हाथ हिलाया और जिस दीवार पर वह खड़ा था उसके सामने एक विशाल पोर्टल बना दिया। इस द्वार से प्रवेश करो और तुम्हें परीक्षा स्थल पर ले जाया जाएगा। आप सभी पर भाग्य की कृपा बनी रहे। किसानों की भीड़ तुरंत द्वार की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से कई सबसे पहले अंदर जाने की चाहत रखते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनके लिए भी एक परीक्षा थी या नहीं। हालांकि उनके बीच मौजूद सच्चे प्रतिभाशाली लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे और शांति से द्वार की ओर बढ़े। उन्हें खुद को साबित करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी उपलब्धियों पर जन्मजात गर्व था। डेमियन भी इन्हीं प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। वह अपने सामने बने पोर्टल की संरचना की प्रशंसा करते हुए बस आगे बढ़ता चला गया। सिर्फ संरचना ही नहीं, बल्कि स्थिरता और कार्यक्षमता भी मेरी क्षमता से कहीं अधिक बेहतर है। डेमियन की आंखें अंतरिक्ष तत्व में प्रशिक्षित व्यक्ति जैसी थीं। वह दुनिया को बनाने वाली स्थानिक परतों के विशाल सागरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह ये भी देख सकता था कि पोर्टल द्वारा वे परतें किस प्रकार विकृत हो गई थीं। इस एक पोर्टल से अनगिनत रास्ते निकलते हैं। सिर्फ एक पोर्टल से दर्जनों अलग अलग जगहों तक पहुंचा जा सकता था। डेमियन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह अंतरिक्ष में सिर्फ 2 बिंदुओं को जोड़ सकता था और इस मामले में भी उसकी सीमाएं थीं। पोर्टल उसके लिए कोई जानी पहचानी चीज नहीं थी, क्योंकि उसने इनका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया भर में यात्रा करने के लिए किया था। शायद मैंने पहले इस संप्रदाय को उतना महत्व नहीं दिया था। हालांकि इसमें उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। केवल प्रतिष्ठा के आधार पर निर्णय लेना कोई भी नहीं करता, भले ही वे इसे अपने मूल्यांकन का आधार माने। डेमियन को सेलेस्टियल स्टार पैलेस की उपलब्धियों या कारनामों की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह अवचेतन रूप से उन्हें कमतर आंक रहा था। खैर, 10 या उससे भी अधिक चौथी श्रेणी के प्राणियों द्वारा संचालित संप्रदाय से यही उम्मीद की जा सकती है।
अपने विचारों को समेटते ही डेमियन अपने सामने मौजूद विशाल पोर्टल से होकर गुजर गया। जब डेमियन की दृष्टि वापस लौटी तो उसने खुद को एक अपेक्षाकृत बड़े कमरे में पाया जो अन्य प्रतियोगियों से भरा हुआ था। हालांकि प्रतियोगियों की संख्या काफी कम थी। द्वार के सामने उसने जिन हजारों लोगों को देखा था उनमें से केवल लगभग 500 ही उसके साथ यहाँ मौजूद थे। कमरे का दृश्य सरल होते हुए भी रहस्यमय था। वहां चांदी जैसे तरल से भरी एक विशाल झील थी जिसकी सतह परावर्तक थी और गहराई अज्ञात थी। झील के अंत में एक छोटा सा द्वीप था जिस पर एक पत्थर का स्तंभ बना हुआ था। कुछ और लोगों के प्रवेश करने के बाद कमरे का द्वार बंद हो गया और उनके सामने एक युवती प्रकट हुई। ठीक है, अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। ये प्रतिभा परीक्षा है और यह अपेक्षाकृत सरल है। आपको बस इस झील के पार जितना हो सके उतना चलना है। जो भी 45 से अधिक कदम चल पाएगा वह परीक्षा के इस भाग में उत्तीर्ण हो जाएगा। प्रतिभागियों के चेहरे पर संदेह झलक रहा था लेकिन उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई। जब भी सेलेस्टियल स्टार पैलेस में शिष्यों की परीक्षा होती थी प्रक्रिया के बारे में कोई भी बात लीक नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो लोग परीक्षा में असफल हो जाते थे वे भी अपनी परीक्षा के तरीके के बारे में कभी बात नहीं करते थे। नंबर 2500 आगे आओ। भीड़ में से एक युवती आगे बढ़ी। वह झील के किनारे खड़ी थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे बस यहाँ कदम रखना है और चलना है, उसने सवाल किया। हाँ, बस तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम और आगे नहीं बढ़ सकते। पुष्टि सुनकर युवती झील में उतर गई। पानी केवल उसके टखनों तक ही पहुंचा और उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह आगे बढ़ती रही। 5 चरण, 15 चरण, 25 चरण। वह उत्तीर्ण होने की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के आधे रास्ते पर थी और उस युवती को पहले से ही इस परीक्षा का उद्देश्य समझ में आ रहा था। हर कदम के साथ उस पर थोड़ा थोड़ा दबाव पड़ता जा रहा था और हर कदम आगे बढ़ने पर यह दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अब जब वह 26वें कदम पर थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी पीठ पर कोई बड़ा पत्थर रख दिया गया हो। 35 कदम, 40 कदम, 44 कदम। उसे पार करने के लिए बस एक कदम ही बाकी था लेकिन उसे वह कदम उठाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और पहले जो बड़ा पत्थर दिख रहा था वह अब एक छोटी पहाड़ी में तब्दील हो गया था। हालांकि बड़ी मुश्किलों के बाद वह अंतिम कदम उठाने में कामयाब रही। बूम! उसकी गति के कारण झील का पानी थोड़ा हिल गया लेकिन पूरी तरह से नहीं हिला। पसीने से तरबतर शरीर वाली वह युवती पीछे मुड़ी और किनारे की ओर लौट गई। बहुत बढ़िया, आप अगले सेक्शन में जा सकते हैं, प्रभारी महिला ने कहा। युवती के सामने एक और द्वार खुल गया और वह मुस्कुराते हुए उससे होकर गुजर गई। इन सब बातों को अनसुना करते हुए महिला ने अगले कुछ घंटों तक परीक्षा जारी रखी। कई लोग पास हो गए, कुछ तो लक्ष्य से भी आगे निकल गए, लेकिन परिणाम हमेशा एक ही रहा। 50वें कदम से पहले ही उन्हें हमेशा पीछे हटना पड़ता था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए कमरे में बचे लोगों की संख्या कम होती गई और डेमियन की बारी नजदीक आती गई। लेकिन उनसे पहले एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को जाना पड़ा। बाकी लोगों के विपरीत, जिन्हें केवल उनका नंबर दिया गया था, इस व्यक्ति को नाम से पुकारा गया था। लॉन्ग चेन, कृपया आगे आइए। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के कंधे तक लंबे काले बाल थे और उसकी आंखें किसी गहरी खाई जैसी लग रही थीं। जैसे ही उसने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो गया। ये सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं थी बल्कि उनका स्वाभाविक व्यक्तित्व भी था जो उन्हें देखने वालों के मन में सम्मान जगाता था। इस व्यक्ति को देखकर डेमियन को सिर्फ एक ही बात महसूस हुई, मजबूत। ये वैसी अदम्य शक्ति नहीं थी जो उसने अपने से कहीं ऊपर के लोगों से महसूस की थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो उसकी अपनी शक्ति के बराबर थी, भले ही वे समान स्तर पर थे। यह एक वास्तविक उपलब्धि थी क्योंकि बहुत कम लोग ही उनका मुकाबला कर पाते थे। जिनसे वे आमतौर पर बराबरी के स्तर पर लड़ते थे वे उनसे कहीं अधिक उच्च स्तर के थे। जब लॉन्ग चेन को आगे बुलाया गया तो उसने बाकियों की तरह संकोच नहीं किया। इसके बजाय वह शांत और बेफिक्र होकर झील में उतरा और अपने पहले कदम बढ़ाए। 10 कदम, 30 कदम, 50 कदम। उस दूरी पर भी जिसने उससे पहले आने वाले सभी लोगों को सीमित कर दिया था, लॉन्ग चेन ने संघर्ष का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह दृढ़ निश्चय के साथ चलता रहा। 60 कदम, 70 कदम, 75 कदम। जब लॉन्ग चेन झील के छोर पर स्थित छोटे द्वीप तक 3/4 दूरी तय कर चुका था तभी उसने अपनी गति धीमी की। हालांकि उसके चेहरे के भावों में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके शरीर से टपकते पसीने की बूंदें उसकी परेशानी को दर्शा रही थीं।
78 कदम, 80 कदम। उसे बोलते देख भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। लॉन कबीले के वंशज से यही उम्मीद थी। उनकी प्रतिभा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। सचमुच ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उनके साथ एक ही परीक्षण कक्ष में रखा गया है। डेमियन की निगाहें बेहद तीव्र थीं। लॉन चेन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए धीरे धीरे अपनी आभा का प्रयोग किया। डेमियन को जो खतरा महसूस हो रहा था वह कुछ वैसा ही था जैसा उसने नेक्सस घटना के दौरान एथन से महसूस किया था। यह आदमी, मैं इससे लड़ना चाहता हूं। 85 कदम, 89 कदम। 90वें कदम पर पहुंचते ही लॉन चेन की सहनशक्ति खत्म हो गई। ये स्पष्ट था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन लॉन चेन हार मानने वालों में से नहीं था। हाँ, एक जोरदार चीख के साथ उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस पर पड़ने वाला दबाव इतना बढ़ गया था कि उसकी त्वचा फटने लगी और निर्मल चांदी जैसे पानी के कुंड में खून बहने लगा। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। एक जोरदार धमाके के साथ लॉन चेन ने अपना पैर वापस पूल में पटका और सफलतापूर्वक 90वीं सीढ़ी को पार कर लिया। हाँ, पूरा कमरा सन्नाटे में था, केवल लॉन चेन की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वह मुड़ा और चेहरे पर वीरता का भाव लिए किनारे की ओर वापस चल पड़ा। अपने ही खून से लथपथ होने के बावजूद भी उनके दृढ़ चेहरे का अपना ही आकर्षण था, जिसे देखकर कमरे में मौजूद कई महिलाएं मंत्रमुग्ध हो गईं। हालांकि लॉन चेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उनकी निगाहें एक ही जगह पर टिकी हुई थीं। उसे इसका आभास हो गया था, एक शिकारी की छिपी हुई आभा जो उसकी चढ़ाई शुरू करने के बाद से ही उस पर टिकी हुई थी। उस समय वह दबाव में इतना व्यस्त था कि यह पता नहीं लगा पाया कि वह कौन है, लेकिन अब उसे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। भीड़ के पीछे गुमनाम रूप से खड़े एक व्यक्ति को उसने देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस व्यक्ति की शक्ल सूरत विदेशी लग रही थी, उन लोगों से बिल्कुल अलग जिनसे वह आमतौर पर मिलता जुलता था, लेकिन लॉन चेन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने उस व्यक्ति से मिल रही अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया। वह मजबूत है। वह अनुभव की तलाश में लॉन कबीले को छोड़कर चला गया था। वह साधना को सर्वोपरि मानता था और किसी को खुलेआम उसे उकसाते हुए देखकर, भले ही ये केवल उन दोनों को ही दिखाई दे रहा हो, उसका खून खौल उठता था। मैं उससे लड़ना चाहता हूं। लॉन चेन, अब आप परीक्षा के अगले भाग में जा सकते हैं, परीक्षक ने कहा। हालांकि लॉन चेन ने अपना सिर हिलाया। मैं यहीं रुकूंगा, मुझे कुछ देखना है। उसकी निगाहें पीछे खड़े आदमी पर टिकी रहीं। डेमियन लगातार उसी निगाहों से उसे घूर रहा था और ये देखकर कि लॉन चेन प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, वह खुशी खुशी तैयार हो गया। चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए डेमियन भीड़ के आगे की ओर चल पड़ा। अब मेरी बारी है। उनके इस कदम की तुरंत आलोचना होने लगी। भीड़ स्वाभाविक रूप से इस बात से नाखुश थी कि किसी अनजान व्यक्ति ने लाइन तोड़ दी, लेकिन संबंधित पक्षों ने उनकी असहमति पर कभी विचार तक नहीं किया। ठीक है, अब उसकी बारी है, लॉन चेन ने परीक्षक से कहा, जिसने सिर हिलाकर सहमति दी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किस क्रम में जाते हैं, बस इतना जरूरी था कि वे सब अपना काम ठीक से करें। आपका बैज नंबर क्या है? उसने पूछा। उसे बस यही जानकारी चाहिए थी। 3416। परीक्षक से सहमति मिलते ही डेमियन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे झील में उतर गया और चलने लगा। लॉन चेन की तरह डेमियन भी पूरी यात्रा में बिना किसी रुकावट के चलता रहा। कई लोगों के रास्ते में रुकावट डालने वाली 50वीं सीढ़ी उसके लिए महज एक मजाक थी। उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव बहुत अधिक था, लेकिन उसने जितना दर्द सहा था, उसके बावजूद उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। 70वां चरण, 80वां चरण, 90वां चरण। बिना किसी देरी के डेमियन उसी स्थान पर पहुंच गया जहां लॉन चेन पहले रुका था। इस बिंदु पर उसे आखिरकार महसूस हुआ कि दबाव बहुत बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी पीठ पर एक छोटा पहाड़ ढो रहा हो, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह और भी बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, उसे और भी बहुत कुछ करना था। जब उसने 91वां कदम रखा तो सब कुछ बदल गया। उसकी पीठ पर पहाड़ जैसा भारी दबाव तेजी से बढ़ने लगा, जिससे उसके घुटने थोड़े मुड़ने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। यह आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। वह किसी बड़े परिवार से तो नहीं है ना? युवा स्वामी लॉन्ग ने मानो उन्हें पहचान लिया हो, शायद वे एक दूसरे को जानते हों। भीड़ ने अपनी असंतुष्टि को बहुत पहले ही त्याग दिया था और अब वे अपने सामने के दृश्य पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। इसी बीच लॉन चेन की निगाहें भारी थीं। उसने न सिर्फ मुझे पीछे छोड़ दिया है, बल्कि उसने यह आसानी से कर दिखाया है। लेकिन उसे ईर्ष्या नहीं थी।
ऐसी घृणित भावनाएं रखना उसके स्वभाव में नहीं था। इसके विपरीत उसका लड़ने का जज्बा और भी प्रबल था। बहुत लंबे समय तक उसे किसी पवित्र पुत्र की तरह पाला पोसा गया। बहुत लंबे समय तक उसे कभी कोई ऐसा साथी नहीं मिला जिसकी वह बराबरी कर सके। उसे ईर्ष्या नहीं थी, नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत था। परीक्षक भी पूरी एकाग्रता से देख रही थी। लॉन चेन जैसे व्यक्ति से उसे कोई अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उसकी प्रतिभा सर्वविदित थी। अगर उसने अपने नतीजों से भी कमतर प्रदर्शन किया होता तो वह निराश हो जाती। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को एक बड़े खानदान के वारिस को पीछे छोड़ते देखना, यह तो वह देखना ही चाहती थी। एक संचार पर्ची निकालते हुए परीक्षक ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। संप्रदाय के गुरुजी, आपको देखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। इन सब के बीच डेमियन चलता रहा। हर कदम के साथ उसकी पीठ पर दबाव कई गुना बढ़ता जा रहा था, इसलिए ये आखिरी 10 कदम पिछले 90 कदमों से कहीं ज्यादा मुश्किल थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब वह 95वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो दबाव के कारण उसके चमड़े के वस्त्र धीरे धीरे फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका मांसल शरीर दिखने लगा और उसकी त्वचा भी फटने लगी। 96वां, 97वां, 98वां। उसके शरीर से रिसने वाला खून झील को लाल रंग से रंगने लगा, लेकिन वह चलता रहा। उसका शरीर जितनी तेजी से टूटता था उतनी ही तेजी से ठीक भी हो जाता था, इसलिए उसे अपने जीवन को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वहां लगभग 90वें चरण से डेमियन अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को सहारा देने के लिए कर रहा था, लेकिन अब यह झरने की तरह बह रही थी। उसके चारों ओर नीलम रंग की आभा धीरे धीरे लाल होने लगी, क्योंकि वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। 99वां चरण। उसकी आभा प्रज्वलित हुई और उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे झील की निर्मल सतह हिल उठी। अंतिम प्रयास से वह लड़खड़ाते हुए अपने सामने स्थित द्वीप पर जा पहुंचा। ये 100वां कदम है। जिस पर्वत की चोटी पर दिव्य तारा महल स्थित था, उस पर बने विशाल महल के भीतर एक बैठक हो रही थी। पंथ के गुरुजी, क्या ये सच है कि यह वर्ष हमारे महल के लिए शुभ रहेगा? बिल्कुल सही, ये भविष्यवाणी पूरी तरह सच होने के लिए बहुत बड़ी लगती है। मेज के शीर्ष पर एक ऐसी महिला बैठी थी जिसकी गरिमा उसके चेहरे पर दिख रही उदासीनता के बिल्कुल विपरीत थी। उसके शरीर से निकलने वाली स्वाभाविक आभा ही उसके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। ये सच है, महिला ने कहा। भविष्यवाणी में न केवल हमारे संप्रदाय के लिए सौभाग्य की बात कही गई थी, बल्कि विपत्ति की भी बात कही गई थी। न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हालांकि भविष्यवाणी का दूसरा भाग निकट भविष्य के लिए निर्धारित नहीं है, इसलिए हमें केवल पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वहां उपस्थित बुजुर्ग अपने संप्रदाय के गुरु की भविष्यवाणियों की सटीकता से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने स्वयं पिछली भविष्यवाणियों को बार बार सच होते देखा था। हम क्षमा चाहते हैं, संप्रदाय प्रमुख। हम में से किसी को भी आपकी भविष्यवाणी या क्षमता पर संदेह करने का साहस नहीं है, बस इसे पचाना थोड़ा मुश्किल है, एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा। खैर, हमारे पास भविष्यवाणी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इस साल ऐसा क्या है जो इसे इतना अलग बनाता है? हाँ हाँ हाँ, अचानक पूरे इलाके में हंसी गूंज उठी। जब सबने उस तरफ ध्यान दिया तो उन्हें एक साधारण सा दिखने वाला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। क्या यही कारण नहीं है कि हम इस वर्ष शिष्यों की परीक्षा देख रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने टिप्पणी की। हमें धैर्य रखना चाहिए और समय के साथ पता चल जाएगा। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान हॉल में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर केंद्रित हो गया। इन स्क्रीनों पर हजारों युवा प्रतिभा परीक्षक प्रतिभा परीक्षा दे रहे थे। इस वर्ष की परीक्षा में उपस्थित प्रतिभाशाली छात्रों की संख्या पहले से ही अधिक है, और कुछ तो उस लॉन्ग लड़के की तरह है जिसकी प्रतिभा महाद्वीप में सबसे उच्च स्तर की है। उसी क्षण संप्रदाय प्रमुख ने अपनी स्थानिक अंगूठी के भीतर कंपन महसूस किया। एक जेड पर्ची निकालकर उसने अपनी माना शक्ति को उसमें प्रवाहित किया और उसे एक घबराहट भरा संदेश सुनाई दिया। संप्रदाय के गुरुजी, आपको ये देखना चाहिए। उसके लिए कॉल के स्रोत का पता लगाना मुश्किल नहीं था, और जब उसे पता चल गया तो वह ध्यान देने के लिए बाध्य हो गई। न केवल वह, बल्कि संदेश सुनने वाले अन्य सभी बुजुर्गों को भी ध्यान देना पड़ा। उनके सामने स्क्रीन पर उन्होंने एक अज्ञात युवक को प्रतिभा परीक्षण के अंतिम चरणों को पार करते हुए देखा। असंभव, एक बुजुर्ग व्यक्ति सदमे में खड़े होते हुए चिल्लाया। क्या वह ओबेलिस्क तक पहुंच पाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी प्रतिभा इतने लंबे समय तक अज्ञात बनी रहे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहता है। जब अन्य बुजुर्ग उस दृश्य पर चर्चा कर रहे थे,
तब बूढ़ा व्यक्ति और संप्रदाय प्रमुख चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में रुचि स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उनकी निगाहों के सामने ही डेमियन ने अंतिम चरणों को पार किया और खुद को झील के अंत में स्थित छोटे से द्वीप पर धकेल दिया। हो, बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस लड़के पर ध्यान देना चाहिए। तारांकन तारांकन तारांकन। इस बीच डेमियन घुटनों के बल बैठा था। आखिरी प्रयास के दौरान लगी चोटों से उबरने के लिए वह मुश्किल से सांस ले रहा था। चोटें गहरी तो नहीं थीं, लेकिन संख्या में काफी थीं। जैसे ही वह किनारे की ओर लौटने के लिए उठा, डेमियन को अपने पीछे से हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि द्वीप के केंद्र में स्थित छोटा सा ओबेलिस्क हल्की सी चमक बिखेर रहा था। हालांकि वह तुरंत उसकी ओर नहीं बढ़ा। उसे पिछली बार की घटना याद आ गई जब उसने गलती से एक स्मारक को छू लिया था और वह उस तरह के अनुभव को दोबारा नहीं जीना चाहता था। लेकिन उस स्मारक ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। उसके केंद्र से काले रंग की ऊर्जा की एक किरण निकली और फिर तेजी से आगे बढ़ी। ये पूरी प्रक्रिया इतनी अचानक हुई कि उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। बिना किसी हस्तक्षेप के ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। कोई नाटकीय दृश्य या बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वास्तव में उसे ऊर्जा का अस्तित्व भी महसूस नहीं हो रहा था। बीम इतनी छोटी थी कि कमरे में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया, इसलिए झील के उस पार पैदल चलने के अलावा उसने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने मन को शांत करते हुए वह धीरे धीरे किनारे की ओर वापस चल पड़ा। दबाव का असर सिर्फ एक ही दिशा में होता दिख रहा था, इसलिए उसकी वापसी की यात्रा धीमी रही। उसने उस काले प्रकाश के बारे में सोचते हुए समय बिताया जो उसने देखा था, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। मैं बाद में इसका हल निकाल लूंगा। दूसरी ओर लॉन्ग चेन की निगाहें मानो डेमियन को भेद रही थीं। वह इस बात को स्वीकार कर सकता था कि डेमियन ने उसे हरा दिया, लेकिन इतना बड़ा अंतर देखकर वह थोड़ा नाराज था। मुझे और अधिक मेहनत से प्रशिक्षण लेना होगा। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अपने जैसे मजबूत पृष्ठभूमि वाले लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखता हो, लेकिन डेमियन के मामले में यह अलग था। उनकी प्रतिभा के धनी व्यक्ति को तो जाना पहचाना जाना चाहिए, लेकिन बिना किसी पूर्व उपलब्धि के अचानक सामने आकर लॉन्ग चेन के स्को को पछाड़ देना उनके स्वाभिमान पर चोट थी। लेकिन वह अब भी साधना का दीवाना था। उसने डेमियन को नीचा दिखाने की कोई योजना या चाल नहीं बनाई, बल्कि उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या डेमियन उसके लिए एक नया लक्ष्य है जिसे वह पार कर सके। केवल प्रतिभा होना ही उसे ऐसा नहीं बना देता, इसलिए उनके बीच एक लड़ाई आवश्यक थी। और वह डेमियन में भी वही जुझारू भावना महसूस कर सकता था। वह डेमियन की चुनौती स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए दबाव झेलने की इच्छा को उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से ही समझ सकता था। अगर लॉन्ग चेन को इस पहली मुलाकात के बाद डेमियन के प्रति अपनी भावनाओं को बताने के लिए मजबूर किया जाता, तो वह मुख्य रूप से प्रशंसा ही होती। डेमियन की परीक्षा पूरी हो जाने के बाद उसे अब कमरे में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए बिना देरी किए वह दूसरी परीक्षा के लिए पोर्टल में प्रवेश कर गया। कितना दिलचस्प आदमी है, डेमियन ने किनारे पर पहुंचते ही सोचा। वहां मौजूद सभी लोगों की घूरती निगाहों को अनदेखा करते हुए वह लॉन्ग चेन के पीछे पोर्टल में चला गया। तारांकन तारांकन तारांकन। डेमियन की नजर एक एकांत स्थान पर पड़ी। पिछली बार की तरह एक बड़े कमरे के बजाय उसने खुद को अंधेरे में अकेला पाया। हालांकि यह अनंत तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था, फिर भी यह एक छोटे से घेरे का एहसास दे रहा था। चूंकि वह जानता था कि वह अभी भी शिष्य परीक्षा के दायरे में है, डेमियन शांतिपूर्वक कमरे का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे अपनी चाल रोकनी पड़ी। उसके सामने का स्थान मुड़ता और आपस में मिल जाता हुआ एक ऐसी अव्यवस्थित चीजों का ढेर बन गया जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। प्राचीन भाषाओं के शब्द जिन्हें वह पढ़ नहीं सकता था, हवा में तैर रहे थे और तरह तरह की छवियां पलक झपकते ही प्रकट होकर गायब हो जाती थीं। पूरी घटना बेतरतीब लग रही थी, लेकिन साथ ही सुनियोजित भी। पूरा कमरा विरोधाभासों से भरा हुआ था, जिससे डेमियन की इंद्रियां भ्रमित हो रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें उसके सामने तैरते हुए शब्दों पर टिकी हुई थीं। इसमें कुछ गहरा अर्थ छिपा था, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। किसी क्षण बिना सोचे समझे वह जमीन पर बैठ गया और ध्यानमग्न अवस्था में चला गया। जैसे ही उसने अपने सामने के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी दृष्टि में 3 बड़े बड़े अक्षर दिखाई दिए। समझ की दीवार, समझ की दीवार। हालांकि उसके सामने केवल 3 शब्द थे, लेकिन उनका अर्थ व्यापक था। इन शब्दों को देखते ही डेमियन को तुरंत समझ आ गया कि परीक्षा के इस भाग के दौरान उसे क्या करना है। ज्ञान की दीवार में सदियों या सहस्राब्दियों पुराने अनगिनत मार्शल कौशल समाहित हैं।
आप इससे कौन सा कौशल समझ पाएंगे, ये भाग्य पर निर्भर करता है। 3 दिनों के भीतर यदि आप 25% मार्शल कौशल को समझने में सफल नहीं होते हैं, तो आप असफल हो जाते हैं। परीक्षा पहली नज़र में बहुत सरल लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि इसमें कुछ न कुछ पेचीदगी जरूर है। फिर भी उससे अपनी समझने की क्षमता पर कभी संदेह नहीं था, वह इसे अपनी सबसे बड़ी खूबियों में से एक मानता था। इसलिए डेमियन शब्दों को घूरता रहा, इस उम्मीद में कि शायद उसे उनसे कुछ समझ आ जाए। उसे यह जानने की भी उत्सुकता थी कि मार्शल स्किल आखिर होती क्या है, क्योंकि उसने केवल साधना तकनीकों के बारे में ही सुना था, लेकिन इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। उसे जल्द ही पता चल जाएगा। जब उसे अंतर्निहित इरादे का पता चल गया, उसके सामने मौजूद 3 शब्दों के पीछे वे एक बार फिर अक्षरों के सागर में बिखर गए। कभी कभी ये अक्षर एक साथ आते थे मानो किसी बड़ी चीज का निर्माण कर रहे हों, लेकिन जैसे ही वह उन पर ध्यान केंद्रित करता, वे फिर से बिखर जाते। ऐसा लग रहा था मानो दीवार में मौजूद शक्तियां जानबूझकर उससे बच रही हों। लेकिन डेमियन अभी अभी दीवार पर पहुंचा था, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। शांत भाव से उसने खुद को ध्यानमग्न अवस्था में डूबने दिया और बहती हुई दीवार को घूरता रहा। उसे तो बस कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन डेमियन के ध्यान शुरू करने के बाद से कई घंटे बीत चुके थे। फिर भी उसे कुछ भी सार्थक दिखाई नहीं दे रहा था। रुको, अगर यहाँ हजारों वर्षों का ज्ञान मौजूद है, तो यह मुझे यूं ही कोई ऐसा कौशल कैसे दे सकता है जो मेरी क्षमता को दर्शाए। उन्हें ये पूरी अवधारणा अतार्किक लगी। अगर वह बस वहीं बैठे दीवार को घूरते रहते तो दीवार कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह तो एक निर्जीव वस्तु थी। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और धारणा बनाई। मुझे वह कौशल चुनना होगा जिसे मैं सीखना चाहता हूँ। चाहे वह उसकी स्थानिक क्षमता, बिजली या मार्शल आर्ट से संबंधित कौशल हो, प्रत्येक एक अलग श्रेणी थी। हालांकि यह आसान निर्णय नहीं था। उसे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को ध्यानपूर्वक समझना था और यह पता लगाना था कि उसे किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। फिर भी ऐसी स्थिति में निष्पक्ष रहना किसी के लिए भी मुश्किल था। काफी सोच विचार के बाद उसे समझ आया कि उसे क्या करना है। जिस चीज पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, वह है मेरी तलवार। हालांकि मैं अपनी तलवारबाजी की कला को निखार रहा हूं, लेकिन मेरी सारी चालें अंतरिक्ष तत्व पर केंद्रित हैं। मेरी तलवार की मूल आभा अभी तक बिल्कुल भी निखरी नहीं है। दरअसल वह तलवार की आभा के बारे में लगभग पूरी तरह से भूल चुका था। कालकोठरी में एक बार जब उसने इसे समझना शुरू कर दिया था, तब इसने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन तलवारबाजी में महारत हासिल करने के बाद उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया। ये कहना बहुत घमंड की बात होगी कि मैं तलवारबाजी के शिखर पर पहुंच गया हूं। मैंने शायद अभी इसकी शुरुआत भी मुश्किल से ही की है। सिर्फ इसलिए कि कौशल उच्चतम स्तर पर था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी उपलब्धियां भी उसी स्तर की थीं। उसे अपनी तलवारबाजी की शैली को और निखारना था, अन्यथा ये केवल उसकी स्थानिक क्षमता को प्रदर्शित करने का एक साधन बनकर रह जाती। मैं उन तलवारबाजों जैसा बनना चाहता हूं जिन्हें मैं अपने पड़े हुए मानवा में देखता हूं। वे लोग एक ही वार में ग्रहों को 2 हिस्सों में काट सकते हैं। ऐसे दृश्य की कल्पना करते ही डेमियन का दिल उत्साह से धड़कने लगा। इस तरह सोचना शायद थोड़ा बचकाना था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने अपने शरीर से अपनी शुद्ध तलवार की आभा को मुक्त किया। यह आभा, जो उसके कालकोठरी के दिनों से अपरिवर्तित रही थी, उसकी अन्य शक्तियों से भिन्न थी। यह अभी तक परिष्कृत नहीं हुआ था और न ही इसे पालतू बनाया गया था। यह उस डेमियन का साक्षात रूप था जो केवल कालकोठरी के अंदरूनी हिस्से को ही जानता था। उसका आभा मंडल रंगहीन था, लेकिन उसकी तरंगें देखी और महसूस की जा सकती थीं। अगर कोई डेमियन के 5 मीटर के दायरे में कागज की एक शीट गिरा दे, तो वह पल भर में चूर चूर हो जाएगी। उसके शरीर के चारों ओर फैली तलवार की आभा उग्र, अनियंत्रित और नैतिकता जैसी अवधारणाओं से बेपरवाह थी। उसका एकमात्र उद्देश्य मारना था, उसकी एकमात्र प्रेरणा जीवित रहना थी। इस एहसास में डूबते हुए डेमियन को पुरानी यादें सताने लगीं। अतीत से दुखी या आहत नहीं, बल्कि कालकोठरी में बिताए दिनों की याद आ गई। यह बाहरी तौर पर इतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि डेमियन ने भी अवचेतन रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वह अंदर से टूटा हुआ था। कालकोठरी के दर्द से उबरने के लिए उसने कभी सच में समय नहीं निकाला, और यह भी पता नहीं था कि वह कभी ऐसा कर पाएगा या नहीं। उन वर्षों के दौरान उसके भीतर कुछ टूट गया था, उसके अस्तित्व का एक मूल भाग उलझ गया था। अपनी तलवार की आभा में डूबे होने के बावजूद, क्षण भर के लिए अपने सामने की परीक्षा को भूलकर भी, उसने इस तथ्य को महसूस करने से परहेज किया।
उसके सामने मौजूद अक्षरों की दीवार पर कई टुकड़े पहेली की तरह आपस में जुड़ने लगे, मानो उन पर पड़ने वाली ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हों। अक्षर आपस में जुड़कर शब्द बनाने लगे और पाठ की पंक्तियां एक दूसरे के ऊपर आकर एक पैराग्राफ बन गईं। लेकिन ये पैराग्राफ ज्यादा देर तक नहीं चला। पैराग्राफ में उल्लिखित असंख्य तरीके संक्षेप में शब्दों का एक ऐसा नया समूह बना दिया जिसमें असीम आशय समाहित था। अब न तो कोई तैरते हुए पात्र थे और न ही दृश्यों की कोई झलक। उस खालीपन में केवल दो ही चीजें थीं, एक था डेमियन और दूसरा उसके सामने लिखा हुआ पाठ। जब डेमियन ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। शून्य हृदय तलवार कानून। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, डेमियन को लगा कि उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई है। तारांकन तारांकन तारांकन। महल के अंदर एक और हलचल मची हुई थी। लॉन कबीले के युवा स्वामी को आकाश में दहाड़ते हुए 9 ड्रैगनों द्वारा चुना गया था। हाँ, वह तकनीक एक प्राचीन ड्रैगन की थी जिसने कभी हमारे संप्रदाय की शोभा बढ़ाई थी। लॉन कबीले का ड्रैगनों से संबंध देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे ऐसा कौशल प्राप्त हुआ होगा। बाय रेन को भी एक शक्तिशाली कौशल प्राप्त हुआ है। मैंने सुना है कि वह ध्वनि नियमों में पारंगत है। शी कुल के दोनों जुड़वा बच्चों को एक ही कौशल प्राप्त हो गया। ऐसा कैसे संभव है? मुझे लगा था कि दीवार का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। उस लड़के का क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने अचानक पूछा। अरे, उसे तो बस कोई अनजानी सी तकनीक आ गई। अफसोस, उसकी समझ उसकी प्रतिभा के बराबर नहीं है, एक और बुजुर्ग ने जवाब दिया। हालांकि पहले वाले बूढ़े व्यक्ति का नजरिया बिल्कुल अलग था। वह पूरे समय डेमियन को देख रहा था और उसने वह पूरी प्रक्रिया देखी जिसके कारण डेमियन को उसकी तकनीक प्राप्त हुई। शून्य हृदय तलवार विधि। ऐसी कुशलता यहाँ कभी नहीं दिखनी चाहिए थी, उसने मन ही मन सोचा। क्लाउड प्लेन में उस विशेष तलवार कानून का एक भयावह इतिहास था, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। इतिहासकारों ने दुनिया से इसके अस्तित्व को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। फिर भी यह उस लड़के के लिए सामने आया। उसका भविष्य। बूढ़े व्यक्ति ने अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन वह तलवार के सिद्धांत का पालन करने वाले अधिकांश लोगों के भाग्य को जानता था। असीम दुख को छुपाए कठोर चेहरे के साथ बूढ़े व्यक्ति ने एक निर्णय लिया। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे उसे अपने संरक्षण में लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। इसी बीच अंधेरे में डेमियन बिना हिले डुले बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं। उसकी सारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से कटी हुई थीं और उसका मन कहीं और खोया हुआ था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो डेमियन अभी भी अंधेरे में था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। परीक्षण कक्ष का अंधेरा बस अंधेरा ही था, हालांकि यह अंधेरा कहीं अधिक गहरा था। डेमियन टस से मस नहीं हुआ। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है और उसका दिमाग अभी भी उन शब्दों से मिली अनुभूति पर केंद्रित था। इस अथाह गहराई में भी वह उन शब्दों को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। शून्य हृदय तलवार कानून। उसे इसका अर्थ तो नहीं पता था, लेकिन इसका नाम इतना प्रभावशाली था कि पहली ही मुलाकात में गहरा प्रभाव छोड़ गया। उसने तलवार के इस नियम के रहस्यों को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे जो भी जानकारी मिली वह क्षणिक थी। उसे जो शुरुआती अनुभूति हुई थी वह तेजी से लुप्त हो रही थी। जब उसने उन शब्दों से मिली भावना को याद करने की कोशिश की तो वह और भी तेजी से गायब हो गई। कुछ ही समय में उसे वह भावना लगभग पूरी तरह से याद नहीं रही। आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सन्नाटे में एक ठंडी आवाज गूंजी। डेमियन ने चाहे जितनी भी कोशिश की, आवाज का स्रोत पता लगाना व्यर्थ था। मुझे ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत करो, मेरा अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। आवाज फिर से सुनाई दी। अपनी मृत्यु के बारे में बात करते हुए भी आवाज भावहीन रही। तो फिर मैं क्या गलत कर रहा हूं? डेमियन ने जवाब दिया, सब कुछ। उस आवाज के जवाब की लापरवाही ने उसे चिढ़ाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब आप शून्य हृदय तलवार कानून शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आवाज ने सवाल किया। डेमियन ने एक पल सोचा। इस कौशल का नाम अनोखा था क्योंकि इसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती थी। प्रत्येक शब्द के उच्चारण से उसे सही अर्थ समझने में मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन आवाज इतनी भावहीन और शांत थी कि ऐसे उच्चारणों पर ध्यान ही नहीं गया। शून्य हृदय तलवार कानून, इसका क्या अर्थ है? पहली नजर में वह केवल इतना ही समझ पाया कि यह तलवार का वार था, जिसकी उसे अपनी तलवार की आभा छोड़ने के बाद पहले से ही उम्मीद थी। फिर भी उसे नहीं लगा कि आवाज का इशारा इसी ओर था। तुम सचमुच एक मूर्ख हो, आवाज जारी रही। अभी तलवार पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुमने इसे सीखने की बुनियादी योग्यताएं भी पूरी नहीं की हैं।
तलवार पर ध्यान मत दो। डेमियन को इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, इसलिए उसने इसे सीधे सीधे मान लिया। शून्य हृदय। शून्य हृदय क्या होता है? डेमियन का शून्य शब्द से गहरा संबंध था। उसका उपनाम ही नहीं, बल्कि जिस शरीर ने उसे सबसे कमजोर स्थिति में जीवित रखा, उसका नाम भी शून्य ही था। लेकिन इसके बावजूद वह इस अवधारणा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मेरे पास अंतरिक्ष तत्व है, लेकिन अंतरिक्ष और शून्य एक ही चीज नहीं लगते। डेमियन के लिए अंतरिक्ष एक सर्वव्यापी अवधारणा थी। सब कुछ अंतरिक्ष में विद्यमान था और अंतरिक्ष सब कुछ में विद्यमान था। लेकिन शून्यता सर्वथा भस्म कर देने वाली है। ये या तो अंतरिक्ष का एक हिस्सा था या अंतरिक्ष उसका एक हिस्सा था, लेकिन डेमियन को लगा कि उनका उद्देश्य पूरी तरह से अलग था। जब उसने शून्य की कल्पना की तो उसने खालीपन या एक ऐसे ब्लैक होल की कल्पना की जो सब कुछ निगल जाता था। अगर मैं उस अवधारणा को हृदय शब्द के साथ जोड़ दूं तो क्या अर्थ बदल जाएगा? दिल उतना मायावी नहीं था जितना शून्य, कम से कम डेमियन के मन में तो नहीं। ये या तो जैविक पहलू था या भावनात्मक, और केवल अपनी सहज प्रवृत्ति के आधार पर डेमियन को लगा कि यह बाद वाला ही है। सब कुछ समाहित करने वाला और भावनाएं। अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखूं तो उसके सामने हर समय एक महत्वपूर्ण सुराग मौजूद था, और जब वह अपनी सोच के इस बिंदु पर पहुंचा तो आखिरकार उसे इसका एहसास हुआ। भावहीन। ये सही है, आवाज ने कहा। शून्य हृदय भावहीन होता है, लेकिन ये केवल ऊपरी दिखावा है। सच्चा शून्य हृदय किसी भी चीज से मुक्त होता है। इच्छा, महत्वाकांक्षा, भावना, लगाव, नैतिकता। सच्चे शून्य हृदय के सामने ये सब महत्वहीन हो जाते हैं। यह विचार बेहद भयावह था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज की परवाह न हो, जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो, वही सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। शून्य हृदय तलवार विधि इसी अवधारणा का साकार रूप है। आपकी तलवार बिना किसी संकोच के चलेगी, सभी बंधनों से मुक्त और निर्बल। आपका यहाँ तक पहुँचना इस आदर्श के साथ आपकी अनुकूलता को दर्शाता है। लेकिन क्या वह उसके अनुकूल था? डेमियन को ऐसा नहीं लगता था। उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिनसे उसका लगाव था और जिनकी उसे बहुत परवाह थी, जिन्हें वह यूं ही त्याग नहीं सकता था। लेकिन तलवार से संबंधित ये कानून युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है। अगर वह सभी तरह के व्यवधानों को दूर करके केवल उसी काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता जो करना आवश्यक था। इसके फायदे अकल्पनीय थे, साथ ही कोई चीज उसे इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। और मैं भावनाओं से खुद को कैसे मुक्त करूं? उसने पूछा। मैं यहाँ आपको मार्गदर्शन देने नहीं आया हूँ, इसे आप स्वयं समझ लीजिए। हालांकि मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा कि इस कला का अभ्यास करने का क्या अर्थ है। जैसे ही आसपास का वातावरण बदला, शून्य में रोशनी फैल गई। अचानक डेमियन ने खुद को एक विशाल युद्ध क्षेत्र में पाया। एक तरफ काले रंग की वर्दी पहने एक विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ सफेद रंग की वर्दी पहने उससे भी कहीं बड़ी सेना थी। पहली नजर में वे विरोधी ताकतें प्रतीत होती थीं, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसा कि उसने देखा, डेमियन ने गौर किया कि दोनों सेनाएं एक तीसरे पक्ष के खिलाफ मिलकर काम कर रही थीं। एक अकेला व्यक्ति। युद्ध क्षेत्र के अग्रभाग पर एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। उसके लंबे काले बाल आधी रात के झरने की तरह उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, और उसकी आंखें एक गहरी खाई की तरह थीं जो किसी की आत्मा को चुरा सकती थीं। उसका शरीर विशाल नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। दोनों सेनाओं का सामना करते हुए उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ रखी थी। उस आदमी ने अपनी तलवार उठाए और वार किया। अचानक युद्ध के मैदान में हजारों काली रेखाएं प्रकट हुईं, जो अनगिनत बार एक दूसरे को काटती हुई जटिल आकृतियां बना रही थीं। जितनी तेजी से वे आईं, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गईं। लेकिन उनका प्रभाव विनाशकारी था। उन काली रेखाओं के दायरे में आने वाला हर कोई टुकड़े टुकड़े हो गया, उनके शरीर के पतले पतले टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। बस यूं ही हजारों सैनिक मारे गए। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास पत्नियां हैं, बच्चे हैं, प्रियजन हैं। आप हमें मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? सेनाएं इसे और सहन नहीं कर सकी। ऐसा दृश्य उनके सामने अनगिनत बार घटित हो चुका था, लेकिन वे इसे कभी रोक नहीं पाए थे। उन्होंने गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, उम्मीद की कि उन्हें बख्श दिया जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे रास्ते में थे। उनकी चीखों का उसने बस इतना ही जवाब दिया और फिर एक बार फिर उन पर वार कर दिया। दृश्य जल्द ही धुंधला गया और डेमियन वापस शून्य में आ गया। जो उसने अभी अभी देखा था उस पर विचार कर रहा था। ये सरासर निर्ममता थी,
परिस्थितियों की परवाह न करना और परिणामों की भी परवाह न करना। हालांकि वह इस संभावना से भयभीत था, लेकिन साथ ही साथ उसे कुछ हद तक रोमांच भी महसूस हो रहा था। वह दृश्य, उसमें कुछ जाना पहचाना सा था। उसे एक ऐसा दृश्य याद आया जो उसने कभी देखा था। एक आदमी सेना के सामने खड़ा था, बस अपना हाथ उठाकर सामूहिक नरसंहार का आदेश देने वाला था। वह इसी स्तर की शक्ति प्राप्त करना चाहता था, और यह शून्य हृदय तलवार नियम उसे वह शक्ति प्रदान कर सकता था। कई मिनटों की चुप्पी के बाद डैमियन अंततः बोला, मुझे तलवार वाला ये कानून चाहिए। वॉइड हॉट स्वॉर्ड लॉ के लाभ देखने के बाद से डैमियन को 2 दिन बीत चुके थे। पिछले 2 दिनों से वह आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। तलवारबाजी के नियम का अभ्यास करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद उसे उस शून्य स्थान से वापस उसके वास्तविक शरीर में भेज दिया गया जहां उसे ले जाया गया था। उसने जो भावहीन आवाज सुनी थी, उसने उससे और कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। जब उसका दिमाग वापस उसके शरीर में आया तो उसने महसूस किया कि सूचनाओं की एक विशाल लहर उसकी चेतना पर अंकित हो रही है। शून्य हृदय तलवार विधि को सैद्धांतिक रूप से सीखना वास्तव में बहुत कठिन नहीं था। इस कला की मुख्य शर्त ये थी कि उपयोगकर्ता अपने मन को सभी भावनाओं से मुक्त कर सके। इस पहले चरण को पार किए बिना इस कला का अभ्यास करना असंभव था, और पिछले 2 दिनों में भी डैमियन इस चरण को पूरा नहीं कर पाया। वॉइड हॉट स्वॉर्ड लॉ के पहले चरण को माइंड प्रिजन कहा जाता है। वर्णन तो काफी आसान लगता है, लेकिन असल में इसे करना बेहद मुश्किल है। माइंड प्रिजन कोई हमला नहीं था, बल्कि यह उपयोगकर्ता की भावनाओं को पिंजरे में बंद करने की एक विधि थी ताकि वे प्रभावी ढंग से अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। अधिकांश परिभाषाओं में माना को ऊर्जा का एक रूप माना जाता था। यह प्रौद्योगिकी को शक्ति प्रदान कर सकता था, वायु को शुद्ध कर सकता था और इसके संपर्क में आने वाले प्राणियों को रहस्यमय करतब करने में सक्षम बना सकता था। फिर भी हर कोई यह नहीं मानता कि ऊर्जा ही माना कहलाने के लिए पर्याप्त है। यह एक ऐसी शक्ति थी जो कुछ भी कर सकती थी। यह सिद्धांत दिया गया था कि वास्तविक सृजन, शून्य से कुछ बनाना, या यहाँ तक कि पुनर्जीवन भी माना के माध्यम से संभव हो सकता है, और मात्र ऊर्जा ऐसे कारनामे करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोगों ने ये सिद्धांत दिया कि माना ब्रह्मांड की संरचना के समान है। ये वह चीज है जो स्वयं वास्तविकता का निर्माण करती है, और यदि ऐसा है तो माना का उपयोग कहीं अधिक विविधतापूर्ण तरीकों से किया जा सकता है। माइंड प्रिजन एक ऐसी अवधारणा थी जिसने इस सिद्धांत का लाभ उठाया और एक तरह से इसकी सत्यता को सिद्ध किया। विचार, भावनाएं, महत्वाकांक्षा, ये सभी चीजें अवधारणात्मक थीं। मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए भी इन्हें वास्तविक रूप देना असंभव था। हालांकि माइंड प्रिजन को ठीक यही करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये भावनाओं जैसी भ्रामक अवधारणाओं को एक विशिष्ट क्षेत्र में कैद करने के लिए माना का उपयोग करता था, और उन्हें तब तक वही रखता था जब तक कि उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें फिर से मुक्त नहीं कर दिया जाता था। हालांकि डैमियन के दिमाग में डाली गई जानकारी में मानसिक कैदखाना बनाने की विधि का कभी उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं और वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग मानसिक कैदखाने बनाते हैं। डैमियन को भावनाओं को पिंजरे में बंद करने का तरीका बिल्कुल समझ में नहीं आता था, क्योंकि यह बात उसके लिए पूरी तरह से बेतुकी थी। इसलिए उसने अपने मन के लिए एक जेल की संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उसने इसे जेल की कोठरी की तरह बनाने की कोशिश की जैसा उसने पहले देखा था, लेकिन यह तरीका बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा। जिन चीजों को वह कैद करने की कोशिश कर रहा था उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं था, इसलिए सलाखें आदर्श नहीं थीं। इसके बाद उन्होंने एक सफेद कमरे जैसी चीज बनाने की कोशिश की। यह पूरी तरह से ठोस डिब्बा था जिसमें कोई विशिष्ट आकृति नहीं थी। यदि किसी मनुष्य को लंबे समय तक ऐसी संरचना के भीतर रहने के लिए मजबूर किया जाता तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाता। हालांकि इस संरचना में भी एक समस्या थी। उन्होंने पाया कि अगर वे इस सफेद कमरे का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपनी भावनाओं को फिर से व्यक्त करने और अपने पूर्ण स्वरूप को पुनः प्राप्त करने में कठिनाई होगी। वॉइड हॉट की अवधारणा को लेकर डैमियन का नजरिया कुछ ऐसा था मानो वह खुद को 2 हिस्सों में बांट रहा हो। एक तरफ उसका तर्कसंगत मन था और दूसरी तरफ उसका भावनात्मक मन। उसे नहीं पता था कि इन दोनों के अलग होने पर उसकी क्या हालत होगी, और वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। क्या होगा अगर उसका तर्कसंगत मन उसकी भावनाओं को व्यक्त करने से इनकार कर दे? क्या होगा अगर सफेद कमरे में फंसी उसकी भावनाएं बेकाबू और आत्मा विनाशकारी हो जाएं? वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि दोनों तरफ से बाहर निकलने और अंदर आने का रास्ता हो।
मन की कैद को सक्रिय करने के बाद उसने अपने दोनों पक्षों को चेतन प्राणियों के रूप में देखा, और इस तरह डेमियन ने अन्य आकृतियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। अंततः उन्होंने एक फुटबॉल जैसी आकृति पर सहमति जताई। उन्होंने षट्भुजाकार पैनलों को जोड़कर एक वृत्ताकार संरचना बनाई। इस संरचना के साथ वह प्रभावी रूप से अपनी भावनाओं को सील कर सकता था, जिससे बिना अनुमति के उनके बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचता था। फिर भी वह आपातकालीन स्थितियों के लिए एक बैकडोर स्थापित कर सकता था। उसने बहुत पहले ही किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना सीख लिया था। यही कारण है कि कालकोठरी छोड़ने के बाद से जो भी घटनाएं घटी थीं, उनसे वह शायद ही कभी आश्चर्यचकित हुआ था। एक ढांचा तैयार होते ही डेमियन तुरंत काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। क्या उसे माना को क्रिस्टलीकृत करके एक ठोस संरचना बनानी चाहिए, या फिर यह माना सर्किट की तरह अधिक सूक्ष्म होनी चाहिए? वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहा था, और खतरों से वाकिफ होने के बावजूद वह रुका नहीं। बाधाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ने की उसे इतनी आदत हो गई थी कि यह उसके लिए स्वाभाविक हो गया था। डेमियन ने अपना सारा ध्यान अपने मन पर केंद्रित किया। वह चेतना के सागर जैसी कोई चीज खोजने की कोशिश कर रहा था, जिसका उपयोग वह मन के बंधन को तोड़ने के लिए कर सके। लेकिन उसे केवल अंधकार ही दिखाई दिया। कई दिनों तक अथक खोज करने के बाद उसे एक एहसास हुआ, रुको, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। तार्किक रूप से देखा जाए तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए था। ये सब उसके दिमाग के अंदर था, यहाँ उसने केवल यादें ही देखी थीं। लेकिन असल बात यह थी कि उसे अंधेरा दिखाई दे रहा था। क्या यह मेरी चेतना का सागर हो सकता है? इसके बजाय यह एक मानसिक क्षेत्र जैसा था। इसमें अभी तक कुछ भी स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता था। डेमियन ने अपनी माना शक्ति का आह्वान किया और उसे उस स्थान पर ले गया जहां उसकी चेतना इस समय थी, और वह वास्तव में उसके सामने प्रकट हो गया। अपने सामने चमकती नीलमणि जैसी ऊर्जा को निहारते हुए डेमियन मुस्कुराया। आखिरकार मुझे शुरुआत करने का एक बिंदु मिल गया। बिना देरी किए उसने काम शुरू कर दिया। चूंकि उसने संरचना की पूरी योजना पहले ही बना ली थी, इसलिए वास्तविक निर्माण प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं थी। लेकिन ये प्रक्रिया डेमियन के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुई। वह एक ऐसी जगह पर अलौकिक संरचना बनाने के लिए माना का उपयोग कर रहा था जिसके अस्तित्व के बारे में उसे वास्तव में पता ही नहीं था। इस प्रक्रिया ने डेमियन को माना की बहुमुखी प्रतिभा से अवगत कराया। डेमियन इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए पलक झपकते ही समय बीत गया। उसने पहले जो एक षट्भुजाकार पैनल बनाया था, वह धीरे धीरे कई गुना बढ़कर समान आकार के 64 पैनल बन गया। फिर उसने धातुओं को वेल्डिंग करने जैसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए उन्हें सावधानीपूर्वक आपस में जोड़ दिया। जब गोलाकार प्रिज्म अंततः जड़ पकड़ गया, तो डेमियन को अपने मन में एक विशिष्ट अनुभूति हुई जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हालांकि इस अनुभूति ने उसके द्वारा बड़ी मेहनत से निर्मित मन कैदखाने के अस्तित्व की पुष्टि कर दी। बस यही बात उसे खुशी से उछलने के लिए काफी थी। लगातार काम करने का मतलब यह नहीं था कि उसे अपने तरीकों पर कोई शक नहीं था। वह हर पल सोचता रहता था कि कहीं उसका सारा परिश्रम एक भ्रम की तरह धराशायी न हो जाए जब वह उस पर ध्यान देना बंद कर देगा। लेकिन वह वहां मौजूद था, एक पूर्ण रूप से निर्मित संरचना जो वॉर्ड हॉट्सवॉर्ड लॉ के पहले चरण को पूरा करने का प्रतीक थी। डेमियन अपनी भावनाओं को काबू में करना सीखना चाहता था, लेकिन उसे यह अवसर नहीं मिला। जैसे जैसे अंधेरा छंटता गया और समझ की दीवार टूटती गई, उसका शरीर गर्म धूप में नहा गया। चारों ओर देखते हुए डेमियन ने पाया कि वह एक विशाल मैदान के बीच में था, जो हजारों लोगों से घिरा हुआ था, जिन्हें उसने शिष्य परीक्षा दे रहे अन्य साधकों के रूप में माना। उनमें से प्रत्येक के बीच लगभग 10 मीटर की दूरी थी, जिससे उनके चारों ओर एक अर्थ पृथक क्षेत्र बन गया था। ये वही जगह रही होगी जहां पिछली परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ ही घंटों के भीतर बाकी साधक भी अपनी ध्यान साधना से जाग गए और उन्हें अपने नए स्थान के बारे में पता चल गया। लेकिन परीक्षा समाप्त होने पर डेमियन को कोई खुशी नहीं हुई। उसे लगा कि वह शायद असफल हो गया है, क्योंकि उसने अपनी नई कला के पहले चरण का आधा हिस्सा ही पूरा किया था। वह पूरी तरह से तैयार था कि वह चला जाए और किसी दूसरे संप्रदाय में शामिल होकर अपनी किस्मत आजमाए। युवा साधकों, द्वितीय परीक्षा से वापसी पर आपका स्वागत है, एक परिचित आवाज ने अभिवादन किया। ऊपर देखते ही उन्होंने मुंह चेन को अपने ऊपर हवा में तैरते हुए देखा। मुझे पता है कि आप में से कई लोग भ्रमित हैं, इसलिए मुझे संक्षेप में समझाने दीजिए। वॉल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एक अनूठा खजाना है, और आपको जो कौशल प्राप्त हुए हैं वे भाग्य द्वारा दिए गए हैं। यद्यपि आप सभी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी आप सभी को इससे लाभ हुआ है।
इसलिए यदि आप हमारे संप्रदाय में प्रवेश नहीं पाते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हमारी परीक्षा की प्रक्रिया को किसी के साथ साझा न करें। आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये सवाल करना चाहिए कि इस प्रक्रिया की खबर बाहर क्यों नहीं फैली। डेमियन को आखिरकार समझ आ गया कि सेलेस्टियल स्टार पैलेस इतना गुप्त क्यों रह पाता था। ये सिर्फ सम्मान की वजह से नहीं, बल्कि डर और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण भी था। जो भी उनकी जानकारी उजागर करने की कोशिश करता उससे तुरंत निपटा जाता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति का पता कैसे लगा पाए, डेमियन अपने ही बेबुनियाद अनुमानों पर सिहर उठा। अब यदि आपके नीचे का क्षेत्र लाल रंग से जगमगाता है तो आप अपने घरों को वापस जा सकते हैं, लेकिन यदि यह हरा है तो वहीं रहें, क्योंकि आप अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। डेमियन ने नीचे देखा। उसे पूरी उम्मीद थी कि जमीन से लाल रंग की रोशनी निकलेगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा था। उसके नीचे की हरी भरी घास अपने असली रंग में चमक रही थी, जिससे उसका चौकोर हरा मैदान रोशन हो रहा था। क्या मैं पास हो गया? उसने सोचा। उसे लगा कि इतने कम समय में वह वॉइड हॉटस्वॉर्ड लॉ का 25% भी समझ नहीं पाया होगा। युवक, अचानक उसके दिमाग में एक वृद्ध आवाज गूंजी, परिणामों पर सवाल मत उठाओ। यदि तुम इस अंतिम चरण में सफल हो जाते हो तो उत्तर तुम्हें प्रकट हो जाएगा। किसी के लिए उसके आसपास के लोगों को पता चले बिना उससे माना ऊर्जा का संचार भेजना, इसके लिए उस व्यक्ति का अत्यंत शक्तिशाली होना आवश्यक था। इसलिए डेमियन ने सहमति जताने के लिए बस हल्के से सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान मूव चेन पर केंद्रित कर लिया। उसके चारों ओर साधक अपने अपने वर्गों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। जो लोग आगे बढ़ गए वे हर्षित थे, कुछ तो खुशी के आंसू भी बहा रहे थे, जबकि लॉन्ग चेन जैसे कद काठी वाले लोग उदासीन बने रहे। असफल होने वालों की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। कुछ तो निराश चेहरे के साथ चले गए, जबकि अन्य रोए और सहानुभूति पाने की उम्मीद में गिड़गिड़ाए। कुछ अन्य लोगों ने तो परिणामों को स्वीकार ही नहीं किया और विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के दबा दिया गया। जो भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक समय तक वहां रुका रहा, उसे बलपूर्वक उस क्षेत्र से हटा दिया गया, और हालांकि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल हो गए। यद्यपि पैमाना बहुत छोटा था, फिर भी उनके दुखद दृश्यों ने उन्हें तलवार के नियम के बारे में अपने दर्शन में देखी गई बातों की याद दिला दी। चीखें, विनतियां, अनिच्छा और आशा, सब कुछ अनसुना कर दिया गया था। बिल्कुल सही, ये पूरी दुनिया इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। शून्य हृदय तलवार नियम इसी विचार प्रक्रिया का चरम बिंदु है। जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं उनका तीसरे चरण में स्वागत है। इस चरण के नियम बेहद सरल हैं। आपको बस अपने दाहिनी ओर स्थित जंगल में पूरे 1 सप्ताह तक जीवित रहना है। जो भी सप्ताह समाप्त होने तक इस क्षेत्र में वापस नहीं आएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या मृत मान लिया जाएगा। अब आप सभी जा सकते हैं और आशा है कि आपका भाग्य आपको जीवित रखेगा। मूव चेन ने असफल साधकों की ओर देखे बिना ही तुरंत अगले चरण की ओर कदम बढ़ा दिया। यहां तक कि उसने उत्तीर्ण साधकों की स्थिति पर भी ध्यान नहीं दिया। जब बाकी लोग असमंजस में खड़े थे, डेमियन ने बिना हिचकिचाए आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल का एक मोटा मोटा जायजा लिए बिना ही वह अंदर घुस गया। लॉन्ग चेन ने उसे ऐसा करते देखा और तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगा, फिर बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए। जंगल में प्रवेश करने के बाद ही डेमियन को इसकी विचित्रता का एहसास हुआ। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी वनस्पति, हालांकि बाहर से सामान्य दिखते थे, लेकिन उनमें इतनी जीवन शक्ति समाहित थी कि वे साधारण नहीं हो सकते थे। इतना ही नहीं, वो उस क्षेत्र में घूम रहे अनगिनत जानवरों की आभा को भी महसूस कर सकता था। यहाँ रहने वाली हर चीज को दुश्मन माना जा सकता है, लेकिन डेमियन को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। मेरे पास 1 हफ्ते का खाली समय है, जिसका उपयोग मैं अपने तलवार कानून के पहले चरण को पूरा करने के लिए कर सकता हूँ। वह अब भी इसी बात को लेकर परेशान था। न जाने क्यों, उसे अपनी भावनाओं को दबाने में जरा भी झिझक नहीं थी। यह उसके लिए कोई नई बात भी नहीं थी। डेमियन ने अपना पूरा जीवन अपनी भावनाओं को दबाकर और कुचलकर बिताया। रोज के साथ बिताए कुछ साल ही उसके लिए एकमात्र ऐसे पल थे जब उसने खुद को खुलकर जीने दिया। लेकिन सिर्फ यही उसके व्यक्तित्व को बदलने के लिए काफी नहीं था। वह अब भी अपनी समस्याओं से भाग रहा था। यही कारण था कि वह रोज और एलेना से अलग हो गया था, और संभवतः यही कारण था कि शून्य हृदय की अवधारणा उसे इतनी आकर्षित करती थी। उसे अपनी भावनाओं का अपने जीवन पर नियंत्रण रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि उसे रोज एलेना, ज़ारा और अपनी माँ के साथ बिताया समय बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे लगता था कि अन्य परिस्थितियों में उसकी भावनाएं अक्सर बोझ बन जाती थीं।
ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह केवल अपने प्रियजनों के लिए ही रखता था और वह इन्हें केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखने का एक तरीका चाहता था। दूसरों को मुझे प्रभावित करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? वह सुंदरता से प्रभावित नहीं होना चाहता था, दया से प्रभावित नहीं होना चाहता था और भरोसे से भी प्रभावित नहीं होना चाहता था। लोगों पर भरोसा करना डेमियन के लिए कभी भी संभव नहीं था। और यद्यपि वह जानता था कि अपनी भावनाओं से भागना दीर्घकालिक समाधान नहीं होगा, फिर भी उसे परवाह नहीं थी। वह अपनी भावनात्मक समस्याओं को हल करने के बजाय खुद को पाखंडी कहलाना अधिक पसंद करता था। इस मामले में वह अपने सामान्य स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। जो व्यक्ति खतरे का सामना निडरता से करता था, उसका इस तरह उससे बचना एक आश्चर्यजनक दृश्य था, लेकिन इसमें जरा भी हास्य नहीं था। पृथ्वी पर उसे जो आघात लगा था, वह हर जगह उसका पीछा करता रहा। यह आघात उसके रिश्तों में भी व्याप्त रहा, जिसके कारण उसके रिश्ते का विकास रुक गया। एक वजह थी कि एपिरॉन में जब वे सिर्फ दोस्त थे, तब भी उनका और रोज का व्यवहार उससे ज्यादा अलग नहीं था। और यह पूरी तरह से उसकी गलती थी। मुझे इन भावनाओं की जरूरत नहीं है। बिना उसकी सचेत कोशिश के उसके मन के अंधकार में तैरते हुए कुछ अलौकिक विचार उसके मन के कारागार में प्रवेश कर गए। और फिर क्लिक, इसने उन्हें